Good morning, all of you. In this part of UV visible spectroscopy, we will study about the different laws of absorption, deals with the interaction of UV visible radiations with the matter, and these laws are Beer's law and the Lambert's law, and collectively called as the Beers-Lambert law. और फिर उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे, हम ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से आप किस टाइप से आप कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो हमारे बियर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बियर्स लॉ। तो आप ध्यान से देखें, आपके सामने देखो हमने ये सैंपल ट्यूब ले रखी है। सैंपल ट्यूब के अंदर से देखो आपकी इंसिडेंट रेडिएशंस हैं जो हमने डाली, जिसको आई नोट से आप डिनोट कर रहे हैं। और जब उसके अंदर से रेडिएशंस हमने पास की, तो आप ध्यान से देखें, देखो उसके कलर के अंदर भी आपको चेंज आता हुआ दिखा रखा हमने यहाँ पे। तो उसका जो कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा जो है इंसिडेंट रेडिएशंस का, वो तो इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ पार्ट आपका ट्रांसमिट हो गया आगे जाके, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। तो मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और वो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा द लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ आर कॉल्ड दी मोनोक्रोमेटिक लाइट। मीन जो आप लाइट यहाँ पे पास करेंगे, हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के द्वारा वो हम पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को हम पास कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल स्पेसिफाई कर देते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कि यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट हमें पास करनी है या येलो कलर की लाइट हमें पास करनी है। और हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, तभी तो हम उसको कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की किसने की, आपके सॉल्यूशन ने, जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पे ले रखा है किसी कंपाउंड का। तो कितनी करेगा एब्जॉर्ब? तो जो सॉल्यूशन आपने बनाया, इसके अंदर 1 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, उतनी ही ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशंस का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मीन्स जो फ्रैक्शन, जो आपकी जो कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करती है एब्जॉर्बेंस। तो मीन्स एब्जॉर्बेंस कब होगी कम, कब होगी ज्यादा? मोर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोर विल बी द एब्जॉर्बेंस। तो इसी को कहते हैं बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जिसे आई नोट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, absorbed by the substance or the solution is directly proportional to the concentration of the solution, is directly proportional to the concentration of the solution। आई नोट क्या है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई और आई एल क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट। टी क्या है? ट्रांसमिटेंस कहलाएगी, जिसे आई अपॉन आई नोट से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे। सी क्या है? यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है? ए क्या है? एब्जॉर्बेंस है। अगर हम लोग ले लें आई नोट अपॉन आई का, तो उसे आप एब्जॉर्बेंस कहेंगे यहाँ पे। तो जो लोग आई अपॉन आई नोट अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोलो किसके है? वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लोग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस कर देते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जिसे एफ साइलन नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन आ जाती है। बियर्स लॉ की एक ही लिमिटेशन है कि जो जब आप रेडिएशंस पास करते हैं, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम कहेंगे आगे, तो उसकी एक लिमिटेशन है कि जो रीडिंग हमारे पास आती है, वो तभी रीडिंग आ सकती है जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो। मींस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रेंज के अंदर ही वो हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करता है। हमारा बियर्स लॉ एप्लीकेबल है। सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। और तभी हमें हमारा ग्राफ, हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर पाते हैं अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। तो इसकी मेन लिमिटेशन यही है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लिमिटेड रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है? देखो आपने देखा होगा जो सैंपल ट्यूब है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो बोलो क्या है, ये डायमीटर। देखो इसको हम लेंथ कह दे, तो देखो मान लीजिए हमने ये लेंथ इसकी एल मान ली, देखो जिसे ये जो है, अगर ये हमारी एल है तो ये तो हमने फिक्स कर दी थी यहाँ पे। सिर्फ चेंज क्या की थी इसके अंदर? जो हमने सॉल्यूशन डाला था। सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन का डाला ज्यादा। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम थी तो लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही थी। सॉल्यूशन हमने ज्यादा कंसंट्रेटेड डाल दिया तो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली गई। लेकिन अब नेक्स्ट आ जाता है जिसे कहते हैं लैम्बर्ट लॉ, जो किस पे डिपेंड करता है? उस वक्त हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लेंगे, और वो सॉल्यूशंस होंगे हमारे सेम कंसंट्रेशन के। फिर हम क्या करेंगे, जो सैंपल ट्यूब है इसकी विड्थ हम कम ज्यादा कर देंगे। विड्थ कम ज्यादा करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि एक देखो ये सैंपल ट्यूब हमने ले ली, देखो
इस डायमीटर की। एक सैंपल ट्यूब हम इतनी हाइट की ले ले, लेकिन उसका डायमीटर देखो हम ज्यादा कर दें। एक सैंपल ट्यूब हम ऐसी ले ले, उसका डायमीटर देखो और भी ज्यादा कर दें, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर देखो सॉल्यूशन जो हमने फिलअप कर लिया, देखो हर एक के अंदर देखो हमने सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर से जब हम इंसिडेंट रेडिएशंस देखो अब पास करेंगे इसके अंदर से, यहाँ से भी इंसिडेंट रेडिएशंस, तो जो हमारा थर्ड कंटेनर है देखो, ये कंटेनर नंबर 1, ये कंटेनर नंबर 2, ये कंटेनर नंबर 3। तो कंटेनर नंबर 3 के अंदर से जब लाइट पास करेंगे तो उसको इट विल हैव टू ट्रेवल द लॉन्गर पाथ, इसको ज्यादा रास्ते के अंदर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब कितनी होगी, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, देखो इस केस के अंदर यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि इसको ज्यादा लंबे रास्ते के अंदर से जाना पड़ा। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब कम कर पाएगा, मींस ये जो सॉल्यूशन है पहले वाला ये कम एब्जॉर्ब करेगा इंसिडेंट लाइट को। मतलब जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बोलो यहाँ से आई नोट। आई नोट जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब बोलो कहाँ पे हुई, कंटेनर 1, 2 या 3 के अंदर, कंटेनर नंबर 3 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पाथ लेंथ ज्यादा है। तो मीन्स आपकी जो एब्जॉर्बेंस है वो किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम पाथ लेंथ कह रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो एल है ये क्या है, बोलो यहाँ पे पाथ लेंथ, यहाँ पे एल कम है, और फर्स्ट वाले केस में तो पाथ लेंथ बिल्कुल ही देखो कम है। तो एब्जॉर्बेंस किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पाथ लेंथ के भी होती है। और बियर्स लॉ में क्या था, जो एब्जॉर्बेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आपके कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। तो एब्जॉर्बेंस अगर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो बियर्स लॉ होता है, और एब्जॉर्बेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर हो तो आपके लैम्बर्ट लॉ कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, लैम्बर्ट लॉ। क्लियर हो गया। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न के बेसिस के ऊपर। तो बोलो डेफिनेशन क्या बन गई लैम्बर्ट लॉ की, इसी टाइप से। It states that the fraction of the monochromatic light absorbed is directly proportional to the path length of the solution, is directly proportional to the path length, directly proportional to the पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि पाथ लेंथ के अंदर जो पार्टिकल्स आपके आगे वही तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ज्यादा लंबा पाथ होगा तो उसमें ज्यादा पार्टिकल्स ही आएंगे, तो इसलिए एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। तो लोग आई अपॉन आई नोट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बोलो एल। उसी टाइप से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आपने रिप्लेस किया एप्सिलॉन नोट से, जिसे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आप कहते हैं, और इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर हम दोनों लॉ को इकट्ठा लिखें, बियर्स लैम्बर्ट लॉ, तो दोनों डेफिनेशन को आप इकट्ठा मिला दें तो क्या बन जाएगी डेफिनेशन, कि फ्रैक्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पाथ लेंथ, और द बोलो क्या, पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या होगा, लोग आई अपॉन आई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, बोलो सी डॉट एल, मीन्स कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ आपके यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एप्सिलॉन नोट आ गया। तो ये थे आपके डिफरेंट लॉज, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, और कलेक्टिवली इकट्ठा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बियर लैम्बर्ट लॉ आप इकट्ठे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि ये जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो अभी हमने यूज किया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें देता है, तो ये हमें ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, जिसकी ट्रांजिशन हो रही है वो उसके बारे में जानकारी देता है, कि उसके अंदर ट्रांजिशन इजीली हो रही है या इजीली नहीं हो रही है, मीन्स किस टाइप की ट्रांजिशंस हो रही है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है। उसी के बेसिस के ऊपर आपके बैंड आना होता है, कि आपका ब्रॉड बैंड आ गया, बैंड की इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। तो मीन्स इट इज ए मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जो सिग्नल आता है, जो बैंड आता है, उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताता है ये। और आगे जाके आप पढ़ पाएंगे क्रोमा का मतलब जैसे कलर होता है, कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप, तो इट इज द मेजर ऑफ क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। और ये हमें ये बताता है कि जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड हैं या अलाउड नहीं है, मीन्स ये वो फॉरबिडन तो नहीं, और अगर वो फॉरबिडन है तो फिर भी वो हो रही है, यानी वेदर द फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर टेक्स प्लेस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेक्शन रूल और नॉट। आगे जाके हम सिलेक्शन रूल के बारे में भी आपको बताएंगे। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अपने अलग रूल होते हैं, द कंडीशंस अंडर विच ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन टेक्स प्लेस, द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस। यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कब होंगे, क्या है रूल, कब कब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं और कब नहीं होंगे। अगर वो कंडीशन जो एप्लीकेबल है कि हाँ ये कंडीशन पूरी है और वो ट्रांजिशंस हो जाएंगे तो वो अलाउड ट्रांजिशन है, जैसे अभी हमने लिखा।
अगर वो उन रूल को फॉलो नहीं करती हैं और फिर भी ट्रांजिशंस होती हैं तो उसे आप फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। तो वो रूल क्या हैं वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो फॉरबिडन ट्रांजिशंस अगर होते हैं तो हमें शार्प पीक मिलती है, हमें ब्रॉडबैंड नहीं मिलता है। ब्रॉडबैंड हमें सिर्फ तभी मिलता है, हाई इंटेंसिटी के बैंड हमें तभी मिलते हैं जो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। और जो ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सभी मॉलिक्यूलों का नेचर एक जैसा नहीं, सभी मॉलिक्यूल इक्वली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं आपके यूवी विजिबल रेडिएशंस के साथ। तो इसलिए जिनकी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी वही जो बैंड आएंगे उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसके बाद ये हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप प्रैक्टिकल्स में भी यूज करते हैं इसको। क्यों? तो हमारा अगला टॉपिक क्या बन गया कि टू डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स और द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हमें कोई टीचर ने आपको एक अननोन सॉल्यूशन दे दिया और ये कहा गया कि आप उसकी कंसंट्रेशन बताएं क्या है। और आपको वो जो टीचर है ये जरूर बता देगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो आपके किस चीज का है। मान लीजिए उस टीचर ने आपको बता दिया वो KMnO4 सॉल्यूशन है, टीचर ने आपको बता दिया वो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वही आपको निकालनी है। तो कंसंट्रेशन निकालनी है आपको उस सॉल्यूशन की, उस अननोन सॉल्यूशन की, उस गिवन सॉल्यूशन की निकालनी कंसंट्रेशन। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से आप कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं। तो अब हम वो स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जो लैब के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है। इसके अंदर देखो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए, तभी हम इसकी वर्किंग को समझ पाएंगे। तो देखो जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है सबसे पहले हमारा काम होता है लैम्डा मैक्स निकालना। लैम्डा मैक्स के बारे में हमने पहले ही बताया था, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस टेक्स प्लेस। एक ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर एब्जॉर्बेंस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो उसे आप लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो देखो अब हुआ क्या, आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करते ही साथ देखो अभी आपने देखा ये डिस्प्ले आएगा और डिस्प्ले के अंदर आपके क्या होगा, इसके अंदर दो वैल्यू आपको दिखाई देंगी। देखो यहाँ पे एक तो लेमडा की वैल्यू, ये वेवलेंथ की वैल्यू है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 600 नैनोमीटर आपको लिखी हुई दिख रही है आपको यहाँ पे, और साथ में आपको 236 देख से रीडिंग आई हुई है। तो जो रीडिंग यहाँ पे आती है वो किस चीज की होगी, या तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की वैल्यू होती है या वो परसेंटेज एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती है। ये जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस या जो एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है, इसको आप कैसे देखें, एक बार में तो एक ही रीडिंग दिखाई देगी, तो आपके देखो साइड में यहाँ पे होता है मोड, देखो ये मोड का स्विच होता है यहाँ पे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही साथ आपके यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की रीडिंग आ जाएगी। तो मोड स्विच क्या काम आता है कि वन बार क्लिक करें एब्जॉर्बेंस की रीडिंग, अगेन क्लिक ट्रांसमिटेंस, अगेन क्लिक एब्जॉर्बेंस एंड सो ऑन। तो जो ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग दैट मोड स्विच। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो ये मैनुअल होता है, हमें देखो वहां पे आपको अभी मैनुअल लिखा दिखा। यहाँ पे हमारी अब सारी स्टेप्स होती हैं कि हाउ कैन वी ऑपरेट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अंदर सारी स्टेप्स लिखी होती हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही। तो वो स्टेप्स हैं क्या, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है सिलेक्ट द वेवलेंथ फिल्टर रेंज। अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो आपका यूवी स्पेक्ट्रा होता है उसकी एक रेंज होती है। आपने पढ़ा था ना, फार यूवी होता है, नियर यूवी होता है, विजिबल रीजन होता है। तो आपकी जो भी रेंज है, मान लीजिए आपको हमने बताया था कि 10 से लेके 200 नैनोमीटर जो फार यूवी होता है उसकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। उसके बाद 200 से लेके 380 तक आपका नियर यूवी होता है, फिर 380 से 760 जो रेंज होती है। तो ये जो वेवलेंथ फिल्टर होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो रीजन दे रखे हैं, मान लीजिए 200 से 380 और दूसरा दे रखा है 380 से 760। जो हम चाहें आप इसको वहां पे फिट कर देंगे, इसे कहते हैं वेवलेंथ फिटर। मींस उसी वेवलेंथ की लाइट फिर आपका जो सैंपल ट्यूब होगा उसके ऊपर आके फॉल होंगी। तो सिलेक्ट द वेवलेंथ फिल्टर रेंज। तो हमारा सबसे पहला काम होता है वेवलेंथ फिल्टर रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये रेंज होती है कंप्लीट। मींस रेंज मींस जैसे 200 से 380 आपने फिक्स कर दी, या 380 से 760 मान लीजिए, ये हम रेंज बता रहे हैं, इसके ऊपर लिखा होता है वो सब कुछ। जैसे यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे लैब में जाके तो आपको दिख जाएगा। तो आप किसी भी साइड में इस स्विच को घुमा सकते हैं। तो वेव यू विल हैव टू सेलेक्ट द वेवलेंथ फिल्टर रेंज बाय दैट स्विच। नेक्स्ट उसके बाद हमारा काम आ जाता है कि सेट ट्रांसमिटेंस टू जीरो वैल्यू।
इन द डिस्प्ले यूजिंग द सेट टू जीरो बटन। अब उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट बटन आता है, देखो ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, देखो ये जो हमारा स्विच है ये क्या है, सेट टू जीरो। यानी इसको हम घुमाते हैं और घुमाने के बाद जो जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर जो आपको रीडिंग दिख रही है, मोड स्विच से आप किसको सिलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसमिटेंस को। हम आपको फिर बता रहे हैं, मोड जो स्विच है उसको आप क्लिक करें और वहां पे किसकी रीडिंग आ जाएगी, टी, ट्रांसमिटेंस की। किसकी आ जाएगी, ट्रांसमिटेंस की रीडिंग। तो जो ट्रांसमिटेंस की जो रीडिंग आ गई है, कुछ ना कुछ रीडिंग आ गई है, तो अब क्या करें, जो ये सेट टू जीरो वाला जो ये स्विच है इसको आप रोटेट करेंगे, रोटेट करके और रीडिंग को कितना सेट कर देंगे, बोलो जीरो रीडिंग आ जानी चाहिए। जहाँ पे अभी आपको 236 लिखा हुआ दिख रहा है, ये ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस, देखो ये यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे रीडिंग को हमें जीरो कर देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये हमारा आ जाता है सैंपल सेक्शन। इस सैंपल सेक्शन को जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है हमें। हम इसके अंदर एक सैंपल ट्यूब लेके उसके अंदर वाटर डालते हैं सबसे पहले। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, वो कैसे करते हैं, इस सैंपल सेक्शन के अंदर हम क्या डालते हैं बोलो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर लेके वो इसमें डाल देते हैं। देखो अब हमने आगे बता रहे, अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, जो छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर ब्लैंक सॉल्यूशन लेते हैं। ब्लैंक का मतलब सबसे पहले हम वाटर ही लेते हैं और उसको बिल्कुल अप टू द मार्क हम भर देते हैं। उसमें एक मार्क लगा होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये हमने जो ले रखी, मान लीजिए व्हाइट मार्क, देखो ये यहाँ तक कोई मार्क होगा, उस मार्क तक आप सबसे पहले इसमें वाटर से उसको फिलअप कर देते हैं। वाटर से फिलअप करने के बाद फिर आप उसको, इसको कवेट बोलते हैं, स्मॉल टेस्ट ट्यूब को क्या बोलते हैं, कवेट। और फिर आप उसको सैंपल सेक्शन के अंदर डाल देते हैं और उस सॉकेट को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई अब रीडिंग आएगी, देखो क्या आएगी, उसके अंदर कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी, ट्रांसमिटेंस की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो ये नीडल को ये जीरो और 100 ट्रांसमिटेंस आपकी जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये सेकंड स्विच आपको दिख रहा है 100%, देखो ट्रांसमिटेंस वाला, देखो ये स्विच, आप इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करके जो रीडिंग है डिस्प्ले के अंदर ट्रांसमिटेंस की रीडिंग को, उसको हमें 100 कर देना है। रोटेट करके कितना कर देना बोलो, 100। ट्रांसमिटेंस 100 हो जाएगी और मोड स्विच को दबाएंगे तो एब्जॉर्बेंस आपकी जीरो दिखनी चाहिए। मींस एब्जॉर्बेंस कितनी दिखनी चाहिए, जीरो। इट व्हाट इट मींस कि आपका जो सैंपल ट्यूब है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है बोलो, जीरो। एब्जॉर्बेंस जीरो, ट्रांसमिटेंस 100%। मतलब हमें, क्योंकि जितने भी हम सॉल्यूशन और बनाएंगे हमारा एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो हम वाटर के अंदर ही तो डिसोल्व करते हैं, इसलिए वाटर का इफेक्ट हमें जीरो करना है। हमें ये करना है कि वाटर कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो मीन्स वो हम कहते हैं उसे स्टैंडर्डाइजेशन। हम क्या कहते हैं, हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो डिस्प्ले के अंदर बोलो क्या लिखा आना चाहिए, 100% ट्रांसमिटेंस आनी चाहिए लिखी हुई, या मोड स्विच को दबा के एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे तो वो जीरो आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बड़े ध्यान से देखे, देखो नीचे वाले, सबसे नीचे वाले डायग्राम में आप देखना, अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो आपकी रेडिएशंस आपकी आई, देखो अब ध्यान से देखो आगे ना, देखो ट्रांसमिटेंस ये जीरो, देखो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस यहाँ पे जीरो लिखी दिखेगी आपको। 100, देखो ये 100 और एब्जॉर्बेंस कितनी होगी बोलो, जीरो। अब ध्यान से देखे, देखो फिर दिखाता हूँ, अब ध्यान से देखना दोबारा से, देखो ये 100 ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस कितनी आ गई थी, जीरो। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, नाउ दीज अबो स्टेप्स अप टू द स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, जो 6 स्टेप थी, दीज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपने इंस्ट्रूमेंट को अब स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो मैं जब कभी भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हुए, तो सबसे पहले आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को इस टाइप से स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। अब आप सैंपल सेक्शन के अंदर से अपनी उस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल देंगे जिसके अंदर आपने वाटर डाल रखा था। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका अगला काम क्या होता है, नाउ फिल द कवेट विद द गिवन सॉल्यूशन अप टू द मार्क। क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन को अप टू द मार्क, क्योंकि सबसे पहले हमें लेमडा मैक्स निकालनी है। क्या निकालनी है बोलो, लेमडा मैक्स। तो गिवन सॉल्यूशन का मतलब अब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप लैब के अंदर बैठ के, फॉर एग्जांपल आपको अननोन सॉल्यूशन जो टीचर ने दिया वो KMnO4 का दे दिया या ग्लूकोज का दे दिया, तो आप सबसे पहले आपका काम होता है कि आप डिफरेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे लैब में बैठ के। जैसे 0.01% ग्लूकोज, 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%, 0.07%, 0.08%, 0.09%, 1%। तो इस टाइप से इस रेंज के आप डिफरेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करके अलग से रख लेंगे और उनके ऊपर आप लेबलिंग भी कर देंगे कि कौन
कौन सा सॉल्यूशन कितनी परसेंट का है। फिर एक सॉल्यूशन टीचर आपको दे देगा, जो टीचर आपको सॉल्यूशन देगा वो इसी रेंज के कहीं बीच का है। वो हमें नहीं पता कि जो टीचर ने दिया वो 0.25% का है या 0.27% का सॉल्यूशन है। फिर हमने क्या किया, अब जो स्टेप नंबर हमारी 7 थी, सबसे पहले हमें फिक्स करनी होती है लेमडा मैक्स, हमें लेमडा मैक्स निकालनी होती है। तो लेमडा मैक्स कैसे निकालें? हमने क्या किया, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लें, जो भी सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किए हैं, जो भी आपके नॉन सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किए, कोई भी एक सॉल्यूशन आप ले लें और उस सॉल्यूशन को लेके आप क्या कर देंगे, जो सैंपल सेक्शन है आपका, ये सैंपल सेक्शन के अंदर आप क्या कर देंगे, उसको डाल देंगे। डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, देखो तो वो वही हमने लिखा, नाउ फिल द कवेट और द स्मॉल टेस्ट ट्यूब विद द गिवन सॉल्यूशन अप टू द मार्क एंड प्लेस इट इन द सॉकेट एंड नोट डाउन द ट्रांसमिटेंस एंड द एब्जॉर्बेंस। अब ट्रांसमिटेंस भी नोट कर सकते हैं मोड स्विच से और एब्जॉर्बेंस भी। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे सॉल्यूशन उसमें डला रहेगा आपके सॉकेट के अंदर। नाउ विल नाउ यू विल सेलेक्ट द वेवलेंथ। देखो आपको दिखाई दिया ना यहाँ पे लिखा हुआ लेमडा सिलेक्टर, देखो ये लेमडा सिलेक्टर। अब हम इस स्विच को घुमाएंगे, लेमडा सिलेक्टर वाला, देखो ये वाला जो स्विच है, आप इसको रोटेट करेंगे। इसको रोटेट करते जाएं धीरे 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 धीरे, जैसे 200 नैनोमीटर है, उसके बाद आपने 210 कर दिया, 215 कर दिया, आप इसको रोटेट करते चले जाएं। और रोटेट करते करते आप डिफरेंट वैल्यू आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब भी आप वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो जो डिस्प्ले है उसके अंदर एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस और बोलो क्या, ये ट्रांसमिटेंस की देखो ये जो रीडिंग है इसके अंदर चेंज आएगा, यहाँ पे इस रीडिंग के अंदर बोलो क्या आएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा। उसको आप नोट डाउन करते रहें, एक टेबल बनाते रहें आप अपनी कॉपी के अंदर। ठीक हो गया? तो आपकी बोलो एक कॉपी के अंदर कैसी टेबल बन जाएगी, सीरियल नंबर आप लिखेंगे, उसके आगे आप वेवलेंथ लिखेंगे, उसके आगे आप एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस लिख देंगे कि वेवलेंथ आपकी है 200 तो आपकी एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस कितनी है, वेवलेंथ आपकी 220 तो कितनी एब्जॉर्बेंस और कितनी ट्रांसमिटेंस है। ऐसे रोटेट करते चले जाएं, नोट डाउन करते चले जाएं। और उसके बाद देखो आपने क्या किया, नाउ प्लॉट ए ग्राफ, किसके बीच में, वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेवलेंथ थी, देखो हमने ये पॉइंट लगाया तो कुछ एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ गई, हमने वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो एब्जॉर्बेंस की सेकंड वैल्यू आ गई, हमने वेवलेंथ को फिर इंक्रीज किया, देखो एब्जॉर्बेंस की नेक्स्ट वैल्यू आ गई, हमने नेक्स्ट वेवलेंथ को इंक्रीज किया, फिर आप देख रहे हैं देखो वेवलेंथ की वैल्यू फिर मेंटेन रही, उसके बाद आपने वेवलेंथ को फिर इंक्रीज किया, उसके बाद एब्जॉर्बेंस देखो फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज हो गई। तो मींस वो कौन सी वैल्यू थी वेवलेंथ की जहां पे एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा थी, तो आप इन सारे पॉइंट्स को मिला के कर्व ड्रा कर देते हैं और टॉप पॉइंट निकाल लेते हैं कि ये वो पॉइंट था जहां पे एब्जॉर्बेंस क्या है सबसे ज्यादा, तो ये किस वेवलेंथ के ऊपर था। अब ग्राफ के द्वारा इस टाइप से आप निकालते हैं, इसे कहते हैं लेमडा मैक्स। आप क्या कहते हैं, लेमडा मैक्स। तो जो ग्राफ के द्वारा जो आपकी वैल्यू अब आएगी यहाँ पे लेमडा मैक्स की, फिर आप क्या करेंगे, जो आपका ये लेमडा सिलेक्टर वाला जो ये स्विच था यहाँ पे, देखो लेमडा सिलेक्टर, देखो ये जो लिख रखा है यहाँ पे लेमडा सिलेक्टर, देखो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस स्विच को आप रोटेट करके, और जो ये वेवलेंथ है देखो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, देखो ये जो वेवलेंथ सेक्शन था, देखो मैंने बता रहा था वेवलेंथ, तो लेमडा सिलेक्टर को आप रोटेट करें, कितना रोटेट करें, जो हमने अभी ग्राफ से निकाला लेमडा मैक्स, मान लीजिए लेमडा मैक्स की वैल्यू आ गई 390 आ गई नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर आ गई, तो अब 390 नैनोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए 381 नैनोमीटर आ गई तो वही लिखा होना चाहिए। जो भी हमारी ये लेमडा मैक्स की देखो ये जो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, वही अब हमें अपने डिस्प्ले के अंदर उसको फिक्स कर देना है। क्या कर देना, उसको फिक्स। फर्दर पूरा एक्सपेरिमेंट हम इसी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। फर्दर जो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट आएगा, जो अननोन सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, उससे पहले का ये पूरा हमारा काम था। बोलो हमने क्या किया था, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसके बाद हमने लेमडा मैक्स की वैल्यू भी निकालनी होती है, और लेमडा मैक्स की जो भी वैल्यू हमारी ग्राफ की हेल्प से आई, उसको हमें फिर डिस्प्ले के अंदर फिक्स करना है लेमडा सिलेक्टर वाले स्विच की हेल्प से, और डिस्प्ले के अंदर हमें वही रीडिंग ही दिखनी चाहिए लेमडा मैक्स की। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिटरमाइन करनी है किसकी, कंसंट्रेशन अननोन सॉल्यूशन की जो टीचर ने हमें दिया है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो वही है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट था, जैसे मैंने बताया था आपको कि आप लेमडा मैक्स की वैल्यू उसमें फिक्स कर दें, हमने फिक्स कर दिया। देखो नीचे जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको दिख रहा है, लेमडा सिलेक्टर वाले स्विच की हेल्प से हमने लेमडा को क्या कर दिया, बोलो यहाँ पे इस लेमडा को फिक्स कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हम क्या करें, नाउ प्रिपेयर द डिफरेंट सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था, आप डिफरेंट सॉल्यूशन 0.01%, 0.02% एंड सो ऑन, डिफरेंट सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करके लेवल करके रख लिया। अब वन बाय वन आप सॉल्यूशन लेंगे, और फिर आप दोबारा से ये देखने के लिए कभी इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है,
तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, जो हमने पीछे आपको सिखाई थी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को जो आपने स्टैंडर्डाइज किया था, आपको वेवलेंथ सिलेक्टर वो तो आपने निकाल ली लैम्डा मैक्स, लेकिन आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दोबारा स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं वाटर डाल के। वाटर डाल के सिर्फ क्या करना होता है, वाटर डाल के आपकी जो मोड है उसकी हेल्प से यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस की वैल्यू को कितना करना है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आप ये जो कवेट है, जो सैंपल सेक्शन है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डाल के और मोड सिलेक्ट इस टाइप से करें, और जो आपके 100% ट्रांसमिटेंस है इस स्विच को घुमाएं और घुमा के बोलो रीडिंग कितनी आनी चाहिए डिस्प्ले के अंदर, ट्रांसमिटेंस की रीडिंग आनी चाहिए 100 और एब्जॉर्बेंस की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि वाटर की एब्जॉर्बेंस 0 है, वाटर मॉलिक्यूल कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। आप दोबारा उसको चेकआउट कर सकते हैं, तो आपकी यहाँ पे 0 रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद आप लेंगे आपके जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किए हैं वो, तो आप सबसे पहले अपना पहला सॉल्यूशन ले जो आपने प्रिपेयर किया, फॉर एग्जांपल 0.01% का, उसको इस कवेट के आपके सैंपल सेक्शन में डालें। कवेट का मतलब स्मॉल टेस्ट ट्यूब में भर के आपके नॉन सॉल्यूशन को और आप सैंपल सेक्शन के अंदर इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद बस सिंपल काम, आपको एक कॉपी के अंदर फिर से दोबारा एक टेबल बनानी है। कौन सी टेबल बनानी है, सीरियल नंबर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा आपकी कंसंट्रेशन, और उसके बाद क्या होगा एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। सिंपल सी आपकी टेबल, आप सॉल्यूशन डालें और रीडिंग नोट कर लें। उसके बाद अब आप देखते जाएं, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यानी क्या होगा आपके डिफरेंट जो सॉल्यूशंस आएंगे आपके यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये डिफरेंट सॉल्यूशन है, देखो 5 ppm का सॉल्यूशन है, 15 ppm का सॉल्यूशन, 25 ppm का, 35 ppm का, या जो हमने बताया था 0.01%, 0.02%, 0.03% आप, और आपके यहाँ पे अलग अलग देखो रीडिंग आती चली जाएंगी। जो डिफरेंट रीडिंग आएंगी उनका आप क्या प्लॉट कर देंगे, आप प्लॉट कर देंगे यहाँ पे देखो ग्राफ। आप क्या करेंगे बोलो, ग्राफ प्लॉट कर देंगे कि भाई कितने परसेंट का सॉल्यूशन था तो एब्जॉर्बेंस क्या आ गई, कितने परसेंट का सॉल्यूशन है तो क्या आ गई। फिर जो अननोन सॉल्यूशन आपको दिया, देखो मान लीजिए ये सैंपल था, इस सैंपल की मान लीजिए रीडिंग 6.5 आ गई, देखो ये 6.5 आ गई। तो जो हमारे पॉइंट थे जिसको हमने प्लॉट करके हमारा ग्राफ आ गया था, तो उसके बाद हमने 6.5 के ऊपर देखो इस स्टेप से एक्स्ट्रा प्लॉट किया, और नीचे हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। क्या निकल जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। तो ग्राफ की हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये था हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट में हम रिजल्ट लिख देते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन इज, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाता है। फिर हम प्रिकॉशंस भी लिख देते हैं इसके अंदर की। प्रिकॉशन जैसे क्या थी कि जो सॉल्यूशन है वो पार्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रेंज के ही आप करेंगे, क्योंकि जो बियर्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा था कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रेंज, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रेंज के ऊपर ही वो एप्लीकेबल है। आपकी रेंज अगर उससे ज्यादा हो गई तो बियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट वो रीडिंग शो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, तो फिर आप प्रिकॉशंस लिख देते हैं उसके बाद लास्ट में। तो आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, आपके सिलेबस के अंदर, आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर होता है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द, या टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर हो गया आपका, तो इस टाइप से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू।